बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान ने बाकायदा गजा अमन बोर्ड के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और अमेरिका को बता दिया, शुक्रिया अदा करने के साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने जो क्लेम किया वो झूठ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कहा कि मुश्तरका तौर पर बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलकर हमने ये किया और दीगर मुसलमान ममालिक जो है वो हमारे साथ शामिल है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बात अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि पाकिस्तान ने, यूएई ने और बहरीन ने और मिस्र ने, इन्होंने पहले किया था। यानी जो यूएई है वो तो इसराइल को पहले से तस्लीम करते हैं, बहरीन के भी ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज हैं और मिस्र का भी आपको पता। तो ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पहले सबसे बिस्मिल्लाह की थी और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा था और गजा पीस बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बन गया था। सवाल ये पैदा होता है कि जो बातें पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को बता रही है, क्या वो बातें दुरुस्त हैं? पाकिस्तान की हुकूमत जो दावे कर रही है फलस्तीन को लेकर, गाजा को लेकर और गजा अमन बोर्ड को लेकर, क्या वो हकायक से मुनाफी तो नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की वो सच्ची बात की है और जो हकीकत है वो सामने रखी है, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान लगातार पाकिस्तान के साथ झूठ बोल रहे हैं। अभी जो मजीद इशारे आ गए हैं, इसमें सऊदी अरब का, तुर्की का और दीगर ममालिक का इशारा भी आ गया कि वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब और तुर्की ने जो बयानात दिए हैं उनमें पूरी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बड़े मोहतात रवैया इख्तियार किया और बड़े मोहतात बयानात दिए। मैंने उन दोनों के बयानात पढ़े हैं। उन्होंने इस तरह क्लैरिटी के साथ, जैसे शहबाज शरीफ ने कह दिया, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं, हम इससे ये उम्मीद रखते हैं, हम इससे वो उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिया, लेकिन उस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं कहा कि हम शामिल होने जा रहे हैं, कहीं पे इनकार भी नहीं किया। बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और गालिबन वो शामिल हो भी रहे हैं, तो उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा मोहतात किया। ये बारीकियां आपको खारजी महाज के ऊपर समझनी पड़ती हैं और आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कहानी ये है कि एक पार्लिमानी जमहूरियत है। जिन ममालिक में बादशाहत है उधर तो सूरत हाल कुछ और है, और जिन ममालिक में बादशाहत नहीं है वहां पे फिर आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। तो क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, यहाँ पे अवाम वोट डालते हैं और अवाम की मर्जी और मंशा के साथ फैसले होते हैं। लिहाजा यहाँ पार्लियामेंट में हर वो मसला या हर वो इशू जो अवाम से रिलेटेड है या अवामी दिलचस्पी का है, उसे पार्लियामान के अंदर डिस्कस किया जाता है और उसके बाद वो मसला हल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आसिम मुनीर साहब ने ये फैसला किया और पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बहुत अहम तरीन मामला है। पाकिस्तान में तमाम संजीदा हल्के ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक तारीखी फैसला करने से पहले पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की पार्लियामान से रुजू करना चाहिए था। कौमी असेंबली में, सेनेट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहानी शुरू कैसे हुई, जरा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आपके सामने रखूंगा। कहानी शुरू होती है फील्ड मार्शल का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के मौके पर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बातचीत करने का पहली मर्तबा मौका मिला डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और फिर फील्ड मार्शल पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के लिए। उस लंच के बाद अचानक से पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर दिया और फिर हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बता दिया कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि हम तो शुरू से ही आपके साथ हैं हर मंसूबे पर। खुशामद की आखिरी हदों तक को इन्होंने जाकर छू लिया। हमने वो तस्वीर देखी जहां फील्ड मार्शल उनके लिए एक मादनियात का बक्सा लेकर गए। हमने वो भी देखा कि जहां शहबाज शरीफ साहब शू शाइन बॉय बन गए इंटरनेशनल मीडिया की नजरों में। फिर अफगानिस्तान के साथ हमने नए सिरे से एक पंगा शुरू कर दिया, मादनियात वाला बक्सा भी पहुंच गया। फिर एक अर्जी अमेरिका के पास पहुंची जिसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम गजा में हालात को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुसल्ला अफवाज भिजवाना चाहते हैं। इसके बाद चीन और रशिया की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के लिए जो करारदाद आई, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान उसके हक में खड़ा हुआ और अब बिलाखिर पाकिस्तान पीस बोर्ड में शामिल हो गया। अच्छा, अब मैं दो चार चीजें आपके सामने ऐसी रखूंगा जो टेक्निकली आपको पता चलेगा कि हुकूमत आपके साथ कैसे झूठ बोल रही है। नंबर एक, वो सारे मुल्ला जो कल तक इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, हम किसी चीज में शामिल नहीं हो रहे, पाकिस्तान की फौज बिल्कुल गजा नहीं जाएगी और कोई हमारा हमास के साथ किसी किस्म का या गैर मुसल्ला करने के मामले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि हमास को गैर मुसल्ला किया जाए या फलस्तीनियों से हथियार वापस लिए जाए। ये बात पाकिस्तान के मुल्ला कर रहे थे। अब वही जो सारे मुल्ला है वो इसे एक बहुत बड़ी सआदत करार दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मौका मिल गया
ये मौलवी जो है ये किसी भी चीज को उठा के इस्लाम से जोड़ देते हैं। अब वो इसी को, ये जो कल तक जो मौलवी ताहिर अशरफी वगैरह इसके अंदर शामिल थे, ये कह रहे थे ये चीजें कभी भी नहीं होंगी। अब ये कह रहे हैं नहीं, ये बड़ी बहुत बड़ी सादत है कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो गया और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी वो गिनवा रहे हैं। इनका कोई दीन ईमान है ही नहीं, पता नहीं, समझ ही नहीं आती। इसहाक डार साहब जिसने कहा था कि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ की है वो असल में उनका मंसूबा पड़े बगैर कर दिए। एक वक्त था जब तनकीद हुई तो इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ सब दौड़ गए थे। उन्होंने कह दिया था कि जनाब ये तो डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ हमने कर दी एक ट्वीट में या एक्स के ऊपर एक पोस्ट में, ये हमने बगैर पढ़े कर दी थी, तो हमने जब पढ़ा है तो फिर अब हम नहीं कर रहे। लेकिन पढ़ने के बाद इन्होंने ना सिर्फ तारीफ की बल्कि उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद भी करवाया, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी पास करवाई, और जो पहले पहले ममालिक हैं जिन्होंने इसको कबूल किया और वो हिस्सा बन गए इस अमल का, गजा पीस बोर्ड का, वो भी ये शामिल हो गए उसके अंदर। तो यहाँ पे भी एक बड़ी अजीबोगरीब इन्होंने हरकत की है। नादरीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मकाफात अमल। सारी जिंदगी इमरान खान को इन्होंने इसराइल का एजेंट कहा, बाद औक़ात यहूदियों का एजेंट कहा, बड़े घटिया किस्म के इल्जामात इमरान खान साहब पे लगाए, और जिन कामों की तरफ ये हमेशा करते रहे कि ये इमरान खान करना चाहता है, ये भी इमरान खान करना चाहता है, ये इसराइल को लेजिटिमेट करना चाहता है, ये फलस्तीनियों की पीठ में खंजर घोंपना चाहता है, ये फलाने का एजेंट है। बड़ी इन्होंने कहानियां सुनाई कौम को। मकाफात अमल देखे, आज वो सारे लोग उसी के अंदर फंसे हुए, और ये बाकी जिंदगी जितना भी इनका सियासी करियर है वो इसके अंदर फंसे रहेंगे, अब इसमें से नहीं निकल सकेंगे। ये वाला चूरन पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की जो रवायती सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये लोग अब दोबारा ये वाला चूरन नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि चूरन इन्होंने कौम को बहुत बेच लिया और अब ये बेनकाब हो गए। फजलुर रहमान और जमात इस्लामी चुप है जिस वक्त ये फैसला हो रहा है। तो मैंने अभी तक फजलुर रहमान का कोई स्टेटमेंट नहीं, फजलुर रहमान स्टेटमेंट देंगे मुझे पता है जरूर देंगे, लेकिन जुबानी मुखालफत करेंगे और उसकी कीमत वसूल कर लेंगे। जमात इस्लामी भी जुबानी मुखालफत करेगी और उसकी कीमत वसूल कर लेगी, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बी टीम के तौर पे काम करती हुई नजर आती है, यानी इनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुक है। फजलुर रहमान साहब मजहब कार्ड खेलेंगे जरूर जैसे वो हमेशा खेलते आए हैं, लेकिन वो ज्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ना उनके बस की बात नहीं है। फिलहाल तो ये लोग चुप हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को इन्होंने सारी जिंदगी ये चूरन बेचा उनके खिलाफ, और आज ये कड़वा घूंट ये लोग खुद ही पी रहे हैं, और यही है असल मकाफात अमल। अब आ जाए वो सवाल जो आप सबके दिमाग में है कि क्या वाकई ये जो गजा पीस बोर्ड है इसमें पाकिस्तान ने जो उम्मीदें बांध ली हैं या कौम को बंधवा दी है कि जनाब इससे तो हम फलस्तीन आजाद करवा लेंगे, इससे तो जेरूशलम आजाद हो जाएगा, इससे तो जनाब फलस्तीनियों की एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। गजा पीस बोर्ड के अंदर कहीं पे भी फलस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है। ये जो गजा पीस बोर्ड है इसकी जितनी डिस्कशन हुई है इसमें तो इसराइल भी इसमें शामिल है। इसराइल ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर बहुत लड़ाई की है, गजा में बहुत बमबारी की है। हमास के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी और मासूम और निहत्ते फलस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में कत्ल हुए, जिनमें बच्चों की और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है। तो इसराइल भी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान और इसराइल यानी बीच में बैठे होंगे डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ शहबाज शरीफ, एक तरफ नेतन्याहू। कैसा मंजर होगा? हो सकता है आपको यह मंजर देखने को भी मिल जाए कभी। बहरहाल अब क्या फलस्तीनी रियासत बनेगी? नहीं जी, इसके अंदर है ही नहीं, इसमें कहीं पे भी इसका तस्करा नहीं है कि ये फलस्तीनी रियासत बनाएंगे, ऐसा कोई वादा इसके अंदर शामिल नहीं है। नंबर 2, क्या जेरूशलम का कोई जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या जो सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ है या बाकी ममालिक का है, वो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, 1967 वाली पोजीशन, और जेरूशलम जो है वो दारुल हुकूमत होगा, ये मौक़िफ़ है। लेकिन जेरूशलम का तो यहाँ तस्करा ही कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ गजा की बात हो रही है। और गजा में भी एक येलो लाइन इन्होंने खींची हुई कि इससे उधर वाला इलाका इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है इसराइल को, और इसराइल अपनी जो येलो लाइन है उसको भी धकेलता जा रहा है, मजीद फलस्तीनियों को दीवार के साथ लगा रहा है। मैं आपको कल का वाकया बता देता हूँ। एक गाड़ी के ऊपर इसराइल ने दोबारा हमला किया, और जो इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों में हमले किए हैं उनमें 11 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 3 सहाफी भी हैं। ये आप उनकी तस्वीर देख लें, ये 3 सहाफी भी शहीद हो गए और 11 फलस्तीनी शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। तो वो सिलसिला रुका तो नहीं है भी। तो जेरूशलम का कोई इसके अंदर तस्करा नहीं है कि बैतुल मक़दस आजाद हो जाएगा या मस्जिद अक्सा में आप जाके नमाजें पढ़ेंगे और कोई फलस्तीनी रियासत बनेगी, ये चीजें नहीं है इसमें। क्या फलस्तीनियों की हुकूमत बनेगी? देखिए, इस वक्त फलस्तीन के अंदर गजा में फलस्तीन की हुकूमत वो इस तरह से है कि वहां पे हमास सबसे पॉपुलर जमात है। हमास की पॉपुलैरिटी 60 से 70% के बीच में, वो 2/3 अक्सरियत में पॉपुलर है, और अब जो कुछ हो रहा है इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। लेकिन हमास को इस सारे से बाहर रखा जा रहा है।
तो फलस्तीनियों की हुकूमत भी नहीं है। और गजा में होने वाले जो तरक्याती मंसूबे हैं जिनको अब लाया जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत प्लॉट है। ये जो गजा की पट्टी है ना, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक इलाका है। यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, दुनिया के कई इलाकों से लोग यहाँ पे सैर करने आया करेंगे। ये एक ऐसा इलाका बनाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी सरमायाकारी डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद लेकर आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको और भी अभी क्लियर कर देता हूँ, एक तो जो भी वहां पे डेवलपमेंट होगी उसमें फलस्तीनियों का कोई हिस्सा है या नहीं, इसके बारे में भी किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं है। और क्या पाकिस्तानी फौज गजा में जाएगी, ये पाकिस्तान ने खुद दरखास्त कर रखी है कि हमारी फौज गजा में जानी चाहिए। हम अपनी मुसल्लह फौज को गजा में खिदमात सर अंजाम देने के लिए भेजना चाहते हैं। खिदमात कौन सी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन खिदमात के बारे में बात की वो क्या है। सदर ट्रंप ने गजा में अमन बोर्ड में शामिल मुल्कों का मैंडेट बता दिया कि ये जो अमन बोर्ड के अंदर शामिल ममालिक है ये क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी वो ममालिक ना सिर्फ गजा से हमास का सफाया करेंगे बल्कि लबनान में हिजबुल्लाह को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाएगा और जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और ये तमाम ममालिक मिलकर ये काम करेंगे। जबकि गजा के अंदर से हमास का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा और ये काम भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ये सारे ममालिक करेंगे जो अब तक शामिल है। और मशरिक वस्ता में हर उस मज़ामत को हम खत्म कर देंगे जो इसराइल के खिलाफ होगी। समझ आइए आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पीस बोर्ड का मकसद बता दिया। 3 मकासद उन्होंने बताया। 1, हमास को जड़ से खत्म करना। 2, हिजबुल्लाह को लबनान में जड़ से उखाड़ फेंकना, हमास का सफाया करना। नंबर 3, इसराइल के खिलाफ जो भी खतरा है मशरिक वस्ता में हर उस मुजामत को खत्म कर दिया जाएगा जो इसराइल के खिलाफ है। ये है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा और पाकिस्तान इस मंसूबे में डोनाल्ड ट्रंप का साथी है, पाकिस्तान इसका हिस्सा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं नहीं कह रहा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को आप कुछ भी कहें, जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, वो सच्चा आदमी, वो झूठ नहीं बोलता, धोखे में नहीं रखता, वो साफ बात करता। उसने साफ बताया जी इसराइल की हिफाजत के लिए सबको इकट्ठा कर रहा हूं। अब शहबाज शरीफ आपको कुछ और चूरन बेचेगा, आसिम मुनीर आपको कोई और चूरन, ये आपको सारी जिंदगी बेचते ही आए चूरन। ताहिर अशरफी आएगा, वो अपना चूरन का डब्बा खोल लेगा, ये सारे आपको चूरन बेचेंगे। आप ले इनका चूरन अगर आपका दिल कर रहा है तो। लेकिन हकीकत वही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दी। वो झूठ बोल नहीं रहा, वो सही बात कर रहा है और सादी सादी बात कर रहा है। और पाकिस्तानी फौज वहां जाना चाहती है। देखिए इसराइल को भी एतराज कोई नहीं है। इसराइल ने जो गजा की सरजमीन है वहां पे कतरी और तुर्की फौज, यानी तुर्क के फौजी वहां पे नहीं आएंगे और कतर के फौजी यहाँ पे नहीं आएंगे। ये बात नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कह दी। नेतन्याहू ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की। उसने कहा जी मैं जोर देकर ये कहना चाहता हूं कि तुर्की की फौजें और कतर की फौजें ये हरगिज गजा में नहीं आएंगी, इन्हें नहीं आने दिया जाएगा। जबकि हैरत अंगेज तौर पे और बल्कि इसको तशवीशनाक भी आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू को पाकिस्तानी फौज पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर हम अपने गिरबान में झांकें तो ये जरा शर्मिंदगी वाली बात है कि कतर की फौजों पे और तुर्की की फौजों पे नेतन्याहू को एतराज है, पाकिस्तानी फौज पे कोई एतराज नहीं है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जेर क़यादत अगर पाकिस्तानी फौज गजा में आती है तो इसराइल को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और ट्रंप ने बता भी दिया कि ये फौजें आएंगी तो आकर ड्यूटी क्या करेगी, और इस ड्यूटी के लिए पाकिस्तान इतना उतावला है कि पूरी दुनिया में किसी और मुल्क ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा एक अर्जी डाली है कि हमारी फौज को जरूर आप गजा में ले जाएं। अब $1 अरब पाकिस्तान कैसे देगा? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ना बहुत सारे ममालिक को इस पे लेटर लिखा है। रूस ने बड़ा जबरदस्त गेम किया। रूस ने एक ऐसा खेल खेला कि मैं वो पढ़ के हैरान हो गया। देखिए इंटरनेशनल सियासत है ना, उन्होंने अपनी सियासत की। रूस ने यह किया कि यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस के अरबों डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए थे। प्यूटन ने एक बयान जारी कर दिया। प्यूटन ने कहा ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन जाएं तो वो जो पैसे हमने आपको देने हैं वो उन अकाउंटों में से आप ले लें, वहां से आप वो पैसे पूरे कर दें जो अमेरिकन के पास पड़े हुए। अमेरिका फंस गया। अब उसके लिए अमेरिका को जो है ना वो डी फ्रीज करने पड़ेंगे, यानी जो मुंजमद किए हुए असासे हैं रूस के उनको वापस डी फ्रीज करना पड़ेगा और रूस के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो खत्म करनी पड़ेंगी। तो रूस ने तो चले अपना एक दाव खेल दिया, वो हम देख भी रहे हैं। नादरीन, अमेरिका बार बार कनाडा को धमकी लगाता रहता है और ट्रंप जो है वो खुलकर कहते हैं कि कनाडा हमसे मुफ्त में सहूलियात और अशिया लेता है, चीजें लेता है हमसे, उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन वो हमारा एहसानमंद नहीं होता।
कनाडा का वजूद ही अमेरिका की वजह से है। फिर कैनेडियन वजीर आजम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बयानात देने से पहले ये बात अपने जहन में रखना। अब इसके जवाब में कनाडा के वजीर आजम ने एक अजीबोगरीब हरकत कर दी। उन्होंने अपने एक्स के ऊपर एक इश्तिहार पोस्ट कर दिया। सरकारी इश्तिहार है ज़हनी मरीजों के हवाले से, जिसमें दिमागी सेहत के हवाले से एक पैगाम दिया गया। तो उस पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इसका शिकार है तो उसकी मदद के लिए हम तैयार हैं, यानी हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने वाली बात है। इससे पहले मादुरो भी डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ा रहा था, फिर उसके बाद उसको उठाकर अमेरिकी फौजी अपने साथ ले गए। लेकिन क्या ये कनाडा के साथ हो सकता है? कनाडा बड़ा मुल्क है, तगड़ा मुल्क है। कनाडा ने अमेरिकी हमले की सूरत में जवाबी हिकमत अमली पे भी कुछ इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी यूरोपीय यूनियन को टैरिफ की। उसने कहा था कि अगर आप मेरे साथ शामिल नहीं होते तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। एक चीज नाज़रीन और अपने ध्यान में रखिए, ये बरतानिया हो गया या यूरोपीय यूनियन के ममालिक हो गए या कनाडा वगैरह हो गए, अगर आपको ये लगता है ना कि ये फलस्तीनियों के हक में खड़े होकर गजा पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं बन रहे, तो अपनी गलतफहमी आप दूर कर दें। इनके मामला अपने अलग हैं। इनके मामला शुरू होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जो वो यूक्रेन के सदर के साथ जेलेंस्की के साथ वो रवैया रखता है, उससे यूरोप को टक जाता है। फिर जो उसने अचानक से वेनेजुएला के साथ किया, फिर जो कनाडा के साथ उसकी एक टसल शुरू हो गई, फिर जिस तरह वो टैरिफ लगाना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर जैसे नेटो के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा, उसके बाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, इन सारी चीजों ने भड़का दिया यूरोप को और कनाडा को और बाकी ममालिक को, बरतानिया वगैरह भी है। तो इन सबको लगा कि ये तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी, हम तो जैसा कि एक गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इनके अंदर एक रिएक्शन पैदा हो गया। अब जब उन्होंने रिएक्शन दिया तो रिएक्शन ये आ गया आपके सामने। जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये यूरोपीय पार्लियामेंट है, उन्होंने अमेरिका से तजारती मुआहदे की मंजूरी को मुअख्खर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो मंजूरी हुई थी हम उसको मुअख्खर कर रहे हैं, अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी आपके साथ तजारती मुआहदा जो हुआ था उसकी मंजूरी को मुअख्खर कर रहे हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया। 2 यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप के, दोनों मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में नया बयान दिया कि हमने ग्रीनलैंड और दरहकीकत पूरे आर्कटिक खित्ते के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है। ये हल अगर मुकम्मल हो गया तो अमेरिका और तमाम नेटो ममालिक के लिए बेहतरीन साबित होगा। मैं वो महसूलात आयद नहीं करूंगा, यानी ये जो उसने पहले कहा था ना कि मैं नए टैरिफ लगा रहा हूं, तो उसने कहा जी मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा जो 1 फरवरी से नाफजुल अमल होने वाले थे। यानी फरवरी से मैंने जो टैरिफ लगाना था वो टैरिफ मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि आगे से जवाब आना शुरू हो गया ना। द गोल्डन डूम के हवाले से मजीद बातचीत जारी रहे, क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रीनलैंड से है, सियासी अहमियत और पस मंजर। उन्होंने कहा जी कि अब हम ये नहीं करने जा रहे। और यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है कि यूरोपीय ममालिक इकट्ठे हो जाए और मेरे खिलाफ खड़े हो जाए। और यहाँ पे क्योंकि कुछ ऐसे ममालिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ शामिल किए जिनके पास वसाइल भी हैं, फौजें भी हैं, लेकिन वो नया खित्ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इनके साथ तारीखी हमआंगी नहीं है। और ये वाले ममालिक जो है चीन और रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वन मैन शो की कोशिश की। एक जगह पे उन्हें कामयाबी मिली, दूसरी जगह पे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, और वो झटका लगने के बाद वो संभल गए और उन्होंने कहा जी मैं कोई टैरिफ नहीं लगा रहा, मैं कोई ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं कर रहा, हम कोई तरीकाकार निकाल लेते हैं। तो नादरीन ये चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान के अंदर से 2 खबरें हैं वो आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद फिर हम वीलॉग को खत्म करते हैं। नंबर 1, DGISPR ने ये शिकवा किया था दहशतगर्दों से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला क्यों नहीं करते। स्वात से सूबाई वजीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अमजद अली खान साहब। ये शानदार और बाउसूल इंसान, मैं इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, कमाल आदमी, बड़े बाइज्जत इंसान, और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी है, बहुत सिविलियन सुपरमेसी में मानते हैं और तरक्की पसंद इंसान है, बहुत जबरदस्त आदमी, बाउसूल आदमी, ईमानदार इंसान है। तो डॉक्टर अमजद अली खान साहब के घर पे दहशतगर्दों का हमला हुआ, उनके घर पे ग्रेनेड फेंका गया और उन्होंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया है। डॉक्टर अमजद अली खान साहब कहते हैं कि 9 मई के बाद 21 जुलाई को मेरे छोटे बेटे को उठा लिया गया। उसकी उम्र 9 साल थी। मुझे कॉल की गई और कहा गया कि अपनी 10 मिनट की वीडियो जारी करो और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी करो, सियासत को छोड़ दो। मैंने तब भी इनकार किया था, आज भी मैं वहीं खड़ा हूं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जितना ज्यादा जुल्म होता है, जबर होता है। देखिए उन्होंने एक और बड़ी अजीब बात की, उन्होंने इसको जोड़ दिया दोबारा जाके रियासत के साथ। उनके घर के ऊपर ग्रेनेड चला और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया वो 9 मई के बाद जो उनके 9 साल बच्चे के साथ किया गया उसके साथ जोड़ा उन्होंने। ये वो चीज है रियासत को जिससे जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक मरतबा यही बात उठाई कि अगर जनाब
इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल की हद है, सदर बनने के लिए 40 साल है, वजीर आजम बनने के लिए भी उम्र की हद है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी उम्र की हद है, तो फिर वोट डालने के लिए भी 18 साल से बड़ी उम्र होनी चाहिए। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब का एक दावा है, इसमें खौफ नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया है और एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें शायद ये बता दिया है कि अब 18 साल का वोटर, और ये वजह यह है कि डीजी आईएसपीआर 18, 19, 20 साल के लोगों को जाकर मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। उन्हें अच्छी तरह आइडिया हो गया कि इन नौजवानों को पूरी कोशिश करने के बावजूद वो अपनी बात पे नहीं ला पा रहे, तो फिर इन नौजवानों से ही जान छुड़वा लेते हैं। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कुछ चीजें कि डीजी आईएसपीआर से अब किस तरह के सवाल होने। जुम्मे को उन्होंने एक और भी कोई यूट्यूबर्स के साथ, पहले तो इसको बड़ी तौहीन समझते थे, अब जुम्मे वाले दिन यूट्यूबर्स को बुला के उनके साथ मुलाकात रखी हुई है। कल बात करते हैं इस पे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।